गर्दन पे अभी भी ताबीज है। गर्दन से नीचे कुछ नहीं होता है और मेरा पेट कमर से नीचे हर एक चीज अजीब लगता है और गर्दन से ऊपर हर एक चीज अजीब लगता है। जहाँ पे ताबीज है वहाँ पे नहीं लगता है। और मेरा अभी रिसेंटली ना मैं मैरिड हूँ ना मेरा बच्चा हुआ, एक एग्जाम्पल ना मैंने एबॉर्शन कराया। मेरा पीरियड महीना में 3 बार हुआ रिसेंटली। कैसा हो अगर एक इंसान पे 2 उसके अपने ही लोग ब्लैक मैजिक कर दें, और वो भी अलग अलग टाइम में। एक उसका अपना फैमिली मेंबर हो और दूसरा उसका लवर हो। कुछ ऐसा ही हुआ ईशा के साथ, जिनका इंसिडेंट आज हम कवर करने वाले हैं। रिलेशनशिप में हम सभी आते हैं, लेकिन क्या हो कि जो इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो आपको इस तरह से पोजेस कर दे कि आपके अंदर अपनी फैमिली के लिए कोई मोह माया प्यार कुछ रहे ही ना। आप सिर्फ उसके साथ रहना चाहो, सिर्फ उसके पीछे भागना चाहो। आज का ये इंसिडेंट आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला है। ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, क्या वो सच में वर्दी है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनका ये इंसिडेंट मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिनका नाम ईशा है, उनके जो मोम हैं वो नेपाल के रहने वाले हैं और उनके जो डैड हैं वो इंडिया के ही रहने वाले हैं, जिस वजह से इनका नेपाल और इंडिया का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो ईशा का जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था, जिसके बाद अगले 6 साल वो नेपाल में ही रही। लेकिन 6 साल के बाद अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए वो अपने डैड के साथ वापस इंडिया आ गई। इसके बाद वो काफ़ी साल इंडिया में रही और जहाँ से उनकी एजुकेशन वगैरह भी चल रही थी। सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन यहीं से ईशा के साथ कुछ अजीब होना शुरू हुआ। उसको इंडिया में रहते रहते लगभग 11 साल हो गए थे। हाँ, इसके बीच में भी उनका नेपाल का आना जाना रहता था, पर वो रह इंडिया में ही रहे थे। लेकिन लगभग 10-11 साल के बाद ईशा और उसकी फैमिली को लगा कि उस पर किसी ने शायद ब्लैक मैजिक किया है, जिसके बाद ईशा की फैमिली ने उसको चेक करवाना शुरू किया, क्योंकि जो उसकी प्रॉब्लम्स थी वो कुछ बहुत अजीब सी थी। मतलब ईशा को किसी की प्रेजेंस फील होनी शुरू हो गई थी सिर्फ 17 साल की एज में ही। वहां से उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। जब फैमिली ने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उनको पता चला कि ईशा को वैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फिर आखिरकार ईशा के साथ हो क्या रहा था, जिसके बाद ईशा की मॉम ने उसको बाबा वगैरह के पास लेके जाना शुरू कर दिया। हर एक इंसान यही कहता था कि उस पे किसी फैमिली मेंबर ने ही ब्लैक मैजिक कर दिया है। असल में ये जो ब्लैक मैजिक करने वाला फैमिली मेंबर था, ये कोई और नहीं बल्कि ईशा की भाभी थी। ये ईशा की फैमिली को भी पता था, क्योंकि उसकी भाभी से उसकी ज़्यादा बनती नहीं थी। मतलब ये जो ईशा की भाभी थी ना, वो ईशा को पसंद करती थी और ना ही उसकी सारी फैमिली को, मतलब उसके मॉम डैड किसी को भी पसंद नहीं करती थी। क्लियर था कि शायद ये चीज़ें ईशा के साथ उसी ने की थी। जिसके बाद ईशा फिर से नेपाल चली गई। अब नेपाल में उनका लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर हो गया। मतलब जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रही थी वो होनी बंद होगी। ऐसा लग रहा था कि ईशा के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ इंडिया तक ही बेस्ड था। जिसके बाद वो नेपाल गई तो सब कुछ सॉर्टेड था, लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन अभी ईशा के साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला था। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था इस छोटी सी उम्र में, उससे तो कई गुना भयानक। अब ये जो उम्र थी ईशा की, लगभग 20 के अराउंड थी। इस उम्र में हर इंसान रिलेशनशिप में आना, मतलब लड़का लड़कियों से बातचीत करना, ये सब कुछ शुरू करता है। ईशा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। एक लड़का था जो कि ईशा को सोशल मीडिया पे मैसेजेस करता रहता था काफ़ी टाइम से वो उसको अप्रोच कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे ईशा का भी इंटरेस्ट उसमें आना शुरू हो गया था। जिसके बाद उनकी नॉर्मल बातचीत होनी शुरू हुई, लेकिन अभी तक वो एक बार भी मिले नहीं थे। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था और ये जो बातें थी ये बढ़ती जा रही थी। काफ़ी टाइम के बाद नेपाल में एक अरिजीत सिंह का कंसर्ट था, जिसकी जो टिकट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा ईशा के पास थी, बिल्कुल फ्री में। और यही एक टिकट उसने उस लड़के को भी ऑफ़र की। बहाने से उनका वहाँ पे मिलना भी हुआ। काफ़ी अच्छे से ये कंसर्ट गया, काफ़ी अच्छे से उनकी बातचीत हुई वहाँ पे, और सब नॉर्मल चल रहा था। मतलब जैसा धीरे धीरे एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है उसी तरह से। अब इसके बाद इनकी बातचीत बढ़नी शुरू होगी। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे, फ़ोन पे बात होना, ये चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे ईशा में एक चेंज उसकी फैमिली मेम्बर्स ने देखना शुरू किया था। इनफैक्ट ईशा ने खुद भी देखना शुरू किया था, लेकिन वो खुद की ही हेल्प नहीं कर पा रही थी इसमें। उसने देखा कि सिर्फ वो उस लड़के के बारे में सोचती रहती थी, उस लड़के से ही बात करते रहना और उसमें ही इन्वॉल्व रहना हमेशा। इस ड्यूरिंग जो ईशा थी वो जॉब भी कर रही थी, और जो भी उसकी अर्निंग होती थी वो हमेशा उस लड़के पे ही उड़ाती थी। वो ना उसको फैमिली का ख्याल रहता था और ना ही वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी, ना किसी से बातचीत करना। और एक तरह से फैमिली के लिए उसके दिल में मोह माया ही खत्म हो गई थी। सिर्फ ये लड़के के साथ उसने आउटिंग पे जाना, क्लब्स में जाना, बार्स में जाना, और यहाँ पे जो भी बिल बनता था वो हमेशा ईशा ही पे करती थी। इसके अलावा उस लड़के को वो काफ़ी पैसे ऐसे भी देती रहती थी।
मतलब ईशा का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो पहले से काफ़ी बेटर था। मतलब वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली फैमिली काफ़ी स्टेबल थी। और वहीं ये जो लड़का था ये फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था। काफ़ी लोग उसको समझाते भी रहते थे कि फाइनेंशियली तक तुम लोग मैच नहीं करते और शायद ये अपने मतलब के लिए तेरे साथ है। लेकिन ईशा को किसी की बात पे भरोसा ही नहीं होता था, या फिर ये कहें कि ईशा किसी की बात सुनती ही नहीं थी। वो एक तरह से उस लड़के में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी थी, जैसे उसने उस पर कुछ कर दिया था जिस वजह से वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाती थी। अब लगभग 3 महीने ये सब कुछ चलता रहा। अब इसके बाद ये जो लड़का था इसने दुबई का ट्रिप प्लान किया। ये दुबई जा रहा था अगले 2 महीने के लिए, और इस ड्यूरिंग भी दुबई जाते जाते उसने ईशा से 2 लाख रुपए मांगे। लेकिन ईशा ने मना कर दिया ये बोल के कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि ईशा ने खुद भी चीज़ें नोटिस करनी शुरू कर दी थी समहाउ कि वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रही, उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रही। ज़्यादातर उसकी जो इन्वॉल्वमेंट रहती है, ज़्यादातर जो अपने पैसे वो स्पेंड करती है वो इस लड़के पे ही करती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसी वजह से उसने उस लड़के को मना कर दिया, जिसके बाद वो लड़का दुबई चला गया। अगले 2 महीने अब वो लड़का दुबई में ही रहा। इस ड्यूरिंग ईशा को इस लड़के के बारे में कुछ चीज़ें पता चली। मतलब इस ड्यूरिंग ईशा और उस लड़के की ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी, तो ऑब्वियसली हर इंसान देखता है कि जो उनका बेटर हाफ है उसको थोड़ा सा स्टॉक करता है, उसकी प्रोफाइल वगैरह देखता है कि किस किस ने उसको फॉलो किया है और किस किस इंसान को उसने फॉलो किया है, और साथ ही ये भी देखता रहता है कि किस किस इंसान से उसकी बातचीत होती है। तो इसी तरह से ईशा को कुछ और लड़कियों के बारे में पता चला जिनके साथ इस लड़के का अफेयर चल रहा था और जिनके साथ इस लड़के ने इसी तरह की चीज़ें की थी। मतलब इसी तरह से रिलेशनशिप में आना, अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करनी और फाइनेंशियल नीड्स भी पूरी करनी, ये हर एक लड़की के साथ ऐसा ही करता था जिसके साथ भी ये इससे पहले रिलेशनशिप में रहा था। इनफैक्ट इस ड्यूरिंग भी इस लड़के की कुछ लड़कियों से बातचीत होती थी। ये चीज़ जब ईशा को पता चली तो वो बहुत ही बुरे तरीके से टूट गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंसान जिसके पीछे आप अपनी फैमिली तक पे पूरा ध्यान ना दे पाओ, वो इंसान आपके साथ कुछ ऐसा कर दे। इनफैक्ट इनका ये जो रिलेशनशिप था इस ड्यूरिंग ही जब ईशा इसको कभी कभी शादी करने के लिए बोलती थी तो इस लड़के ने क्लियरली डिनाई किया हुआ था कि वो उसके साथ शादी नहीं करेगा, क्योंकि एक तो इन दोनों के बीच में धर्म का डिफरेंस था और दूसरी बात ये लड़का कुछ ना कुछ बहाना बना देता था। इनफैक्ट ये सब कुछ जानने के बाद भी ईशा उसके साथ रह रही थी। उसको पता था कि ये उसके साथ शादी नहीं करेगा और शायद इसी तरह से ये बाकी लड़कियों के साथ भी करता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इन चीज़ों से रोक ही नहीं पा रही थी। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ईशा के बाद, मतलब जब वो दुबई गया था इस ड्यूरिंग, उसके बाद ईशा को पता चल गया कि ये जो चीज़ें हैं ये शायद उसी लड़के की वजह से हो रही हैं जो भी उसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए थे, या फिर जिस तरह से वो अपनी फैमिली को एक तरह से अवॉइड ही कर रही थी। अब 2 महीने के बाद ये लड़का फिर से वापस आया। वापस आके ये फिर से ईशा से मिला और फिर से उसी तरह से उससे पैसे डिमांड करना शुरू कर दिए उसने, ये बोल के कि दुबई जाते टाइम भी फाइनेंशियली उसने उसकी हेल्प नहीं की थी। लेकिन अब ईशा को सब कुछ पता चल चुका था और वो इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहती थी। इसीलिए उस लड़के को उसने काफ़ी डांटा कि इसी तरह से हर इंसान के साथ तुम्हें नहीं करना चाहिए, इसी तरह से हर इंसान का पैसा खाना छोड़ दो। इसके अलावा ईशा ने उसको काफ़ी गालियाँ भी दी जो कि काफ़ी बुरी थी, और जिसके बाद हो सकता है कि किसी भी इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो वो दूसरी बार उस इंसान से बात भी ना करे। लेकिन इसका एकदम उल्टा हुआ। ये जो लड़का था ये अगले 2-3 दिन ईशा को कॉल करता रहा अलग अलग नंबरों से। ईशा ने इसका अपना नंबर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन काफ़ी बाकी दोस्तों के नंबर से वो ईशा को कॉल किए जा रहा था। इनफैक्ट ईशा अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ओपन अप हैं। जिसके बाद फाइनली ईशा ने इस लड़के के बारे में अपनी फैमिली को भी बताया और सब कुछ बताया जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। तो जो ईशा की मॉम है उन्होंने उसको क्लियरली बोल दिया था कि इस लड़के से बातचीत बिल्कुल भी मत करना और इसका नंबर अभी के अभी ब्लॉक कर दो। लेकिन ईशा ने ये नंबर ब्लॉक किया था, फिर भी उसको काफ़ी अलग अलग नंबर से कॉल आ रही थी। और 2 दिन के बाद ईशा ने एक और कॉल उठाई ऐसे ही अननोन नंबर से, जो कि उसी लड़के के फ्रेंड का नंबर था, और वो उसको यही बोल रहा था कि दीदी आ जाओ घूमने, वो लड़का भी साथ में है। ईशा ने फिर से उसको काफ़ी गालियाँ दी और उसका भी कॉन्टैक्ट उसने ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद ये कॉल्स वगैरह आनी बंद होगी। इस सारे इंसिडेंट के लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही ईशा नेपाल से फिर इंडिया वापस आ गई। लेकिन इसी ड्यूरिंग नेपाल में ईशा के साथ कुछ होना शुरू हो गया था। उसका जो फेस था वो एक तरह से खराब होना शुरू हो गया था। मतलब उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी, उसमें जैसे इंसान को एलर्जी होती है उस तरह के मार्क्स दिखने शुरू हो गए थे, और इस वजह से ईशा को उसके फेस पे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपने आप को शीशे तक में नहीं देख पा रही थी। लेकिन नेपाल में सिर्फ इन चीज़ों की शुरुआत हुई थी, इंडिया पहुंचते पहुंचते फिर से वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया उसका फेस। जिसके बाद ईशा ने काफ़ी डॉक्टर्स को चेक करवाना शुरू किया, लेकिन ये जो चीज़ थी इसका इलाज ही नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि ये शायद एक एलर्जी थी, लेकिन अगर वो एलर्जी होती तो अगले 1 साल तक ऐसा ईशा के साथ नहीं रहता। लेकिन ईशा लगभग 1 साल से इन्हीं चीज़ों के साथ सफ़र कर रही है, और दूसरी बात ये डॉक्टर्स के किसी भी तरह के इलाज से ठीक ही नहीं हो रही हैं।
इन चीज़ों में कभी कभी सुधार आता है, लेकिन वो किस तरह से आता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ईशा बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी डॉक्टर्स को दिखा दिखा के। इनफैक्ट वो बहुत ही परेशान रहती थी और शीशे में खुद को देख के सिर्फ रोती रहती थी। यहाँ तक कि उसने बाहर जाना भी बंद कर दिया था परेशान होके। जिसके बाद धीरे धीरे चीज़ें उसने अपनी मॉम से शेयर की कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब मॉम को समझ आ गया कि शायद ये जो चीज़ें हैं ये डॉक्टर को दिखाने वाली नहीं बल्कि किसी बाबा तांत्रिक इनको दिखाने वाली हैं। और उसकी मॉम ने एक बाबा से कांटेक्ट किया जिसको उन्होंने ईशा की एक फ़ोटो दिखाई। अब ये जो बाबा था इसने उनको क्लियरली बताया कि ईशा पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जिस वजह से उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। क्लियरली उसने ये भी बताया कि ये एक लड़के की वजह से हुआ है जिसके साथ भी ईशा का भी रिसेंटली झगड़ा हुआ है। ईशा और उसकी मॉम समझ गए कि ये किस वजह से उसके साथ हो रहा है। तो उसकी मॉम ने फिर से उसको क्लियरली बताया कि अगर फिर भी वो लड़का तुझसे किसी भी कॉन्टैक्ट से अगर बात करने की कोशिश करे तो उसको अवॉइड ही करना और उस हर कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर देना जहां से भी वो तुझसे बात करने की कोशिश करे। फॉर्चुनेटली ईशा के साथ इसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईशा को इसके बाद उसकी कॉल तो नहीं आई, लेकिन ईशा की जो सिचुएशन थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। मतलब उसका फेस और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। वो थक चुकी थी डॉक्टर्स को दिखा दिखा के, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे बाबाओं को तांत्रिकों को दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने ईशा पे वर्क किया, लेकिन फिर से वो वैसी ही हो जाती थी। सबसे पहले ईशा एक बाबा के पास गई जिन्होंने ईशा का हल्का फुल्का इलाज किया और उसके बाद उन्होंने ईशा को कुछ खाने के लिए दिया, कुछ पीने के लिए दिया। ईशा ने इन चीज़ों को सिस्टमैटिकली यूज़ करना शुरू किया और धीरे धीरे ईशा का फेस हील होने लग पड़ा। जो मेंटल स्ट्रेस उसको रहता था वो भी ठीक होने लग पड़ा। इस ड्यूरिंग एक और चीज़ हुई थी ईशा के साथ कि ईशा जब भी अपने कमरे में अकेली होती थी उसको लगता था कि उसके कानों में कोई गुनगुना रहा है, कोई विस्पर कर रहा है, और साथ ही उसको हमेशा ऐसे लगता रहता था कि उसके साथ कोई है, उसके आसपास कोई है, जैसे किसी इंसान की हमें प्रेजेंस फील हो जाती है अपने सराउंडिंग। ईशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। खैर इस सारी चीज़ को ईशा ने अपना वहम समझा कि हो सकता है कि जो वो अकेले अंदर रह रही थी इतने टाइम से उस वजह से उसके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। लेकिन बाकी चीज़ों का क्या, जो उसके फेस के साथ हो रहा था और जो उसकी मेंटल स्टेट पे असर पड़ रहा था इन चीज़ों की वजह से। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया ईशा ने ये बाबा की सारी विधियाँ फॉलो करना शुरू की। धीरे धीरे ईशा का फेस हील हो रहा था, लेकिन फिर से थोड़े दिन के बाद सेम चीज़ ईशा के साथ होनी शुरू होगी। ईशा और परेशान होती जा रही थी। लगभग ईशा ने 50 बाबा और तांत्रिकों को ये चीज़ें दिखाई, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें हील होती हैं, उसके बाद फिर से सेम चीज़ें ईशा के साथ हो जाती हैं। ऐसे ही एक इंसान ईशा को मिला जिसने उसको बताया कि मंदिर में जाके जो भगवान को फूल चढ़ाए होते हैं उसको अपने फेस पे प्रेस करना, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ईशा हालांकि मुस्लिम है, लेकिन फिर भी वो एक मंदिर में गई इस चीज़ को फॉलो करने, और वो काफ़ी फूल वहाँ से लाई और वहाँ पे उसने अपने फेस पे उनको रखना शुरू कर दिया। और इवेंचुअली फिर से ईशा का जो फेस था वो एकदम हील होना शुरू हो गया, जैसे कि ये चीज़ें उस पर वर्क कर रही हैं। लेकिन जब तक ईशा ने इन चीज़ों को फॉलो किया तब तक ईशा का फेस ठीक हो रहा था। उसके बाद फिर से सेम चीज़ें ईशा के साथ होनी शुरू होगी। मतलब ये सब कुछ जो भी था वो धीरे धीरे हील होता था, लेकिन उसके बाद फिर से सेम सब कुछ हो जाता था। जैसे जो ब्लैक मैजिक उस पे हुआ था वो किसी बहुत जाने माने तांत्रिक या फिर अघोरी ने किया था, और ये बात भी एकदम सच थी। ईशा ने यह भी बताया कि उसको फोटो जिस भी बाबा जिस भी तांत्रिक को दिखाओ वो हमेशा इंसान यही कहता है कि इस पे बहुत सारे भूत प्रेतों का साया है, ये बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड है। इनफैक्ट जब शुरू में ईशा के साथ ये चीज़ें होनी शुरू हुई थी उसके ब्रेकअप के बाद, तो उसने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी थी अपने बॉयफ्रेंड की, क्योंकि नेपाल में तो टिकटॉक ऑब्वियसली वर्किंग है। तो उसने वहाँ पे एक वीडियो देखी, तो वो अघोरियों के पास गया था, उनकी एक मंडली के पास गया था जहाँ की उसने एक वीडियो शेयर की थी। और ऐसा ही उसको एक बाबा ने भी बताया कि इसको अघोरी की विभूता लगाई है, उसके थ्रू इस पे ब्लैक मैजिक हुआ है, जिस वजह से ये चीज़ें हील ही नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अघोरियों के थ्रू ऐसी कोई क्रिया करवाई जाए तो वो बहुत भयानक होती है, और ये जो चीज़ें इसके थ्रू लगी होती हैं इंसान के साथ, उनको छुड़ाने में बहुत मुशक्कत लगती है। ऐसा ही कुछ ईशा के साथ भी हो रहा है। इसके बाद भी चीज़ें इसी तरह से थी, लेकिन इवेंचुअली एक ईशा का कलीग था जिसकी शादी आई थी, और ईशा उसको भाई कहती थी, और उसने ईशा को उसकी शादी में बुलाया था। अब फैमिली रिलेशन भी थे उनके साथ थोड़े बहुत, तो ईशा के एक मामू हैं वो भी इस शादी में गए थे जहाँ पे वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी ड्यूरिंग उनके मामू के एक फ्रेंड हैं मौलवी, जो कि इसी शादी में आए हुए थे। तो ईशा को जब उसके मामू ने देखा तो उस मौलवी से उसकी बात करवाई, किस तरह से इसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अब उस मौलवी ने भी उसको सेम चीज़ बताई, यही अघोरियों वाला मैटर सारा। तो वो समझ गई थी कि जो चीज़ें पिछले बाबा ने बोली थी और जो चीज़ें उसने उस वीडियो में देखी थी वो कहीं ना कहीं रिलेट करती थी ईशा से ही। अब ये जो मौलवी थे इन्होंने भी ईशा का इलाज करना शुरू किया। इसके बाद शादी के ड्यूरिंग ही उन्होंने ईशा को अपने पास बुलाया। ईशा को उन्होंने एक पानी बना के दिया जिसमें उन्होंने खुद से ही कुछ किया,
और ये पानी ईशा को दिया ये बोल के कि रात को सोने से पहले इस पानी से एक बार मुंह धोना। और ईशा ने शादी से वापस जाके वैसे ही फॉलो किया। ईशा बेचारी शादी में तो गई थी लेकिन फुली वो इंजॉय भी नहीं कर पाई और उसने अपने फेस को कवर किया हुआ था, इतनी बुरी हालत थी उसके फेस की उस ड्यूरिंग। जिसके बाद ईशा वापस घर गई और जैसा उस मौलवी ने बताया था ईशा ने अपना फेस इस पानी से धोया। जिसके बाद ईशा ने देखा कि सच में उसके फेस में एक डिफरेंस आया था। उसको काफी ठंडक महसूस हो रही थी अपने फेस पे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बोझ उसके सर से उतर गया है। उसका फेस एकदम उसको रिलैक्स्ड लग रहा था। जो इचिंग जो जलन उसको होती रहती थी उसके फेस में, उससे उसको काफी रिलीफ मिला था। ईशा काफ़ी बेटर फील कर रही थी। ये पहली बार उसने फेस उस पानी से धोया था। अब अगले कुछ दिन उसने फिर से ये पानी से अपना फेस धोया और थोड़े ही दिन में उसने देखा तो उसका फेस एकदम साफ हो गया था। लेकिन फिर से जैसा मैंने आपको बताया कुछ दिनों के बाद ईशा की वही हालत होने लग पड़ी। ईशा का फेस एकदम वैसे ही खराब हो गया पहले की तरह ही। आखिरकार ये चीज़ें क्या हैं जो ईशा को इस तरह से बॉदर कर रही हैं और ईशा को इस तरह से परेशान कर रही हैं। ईशा का मानना तो यही है कि जिस तरह से उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को स्कोल्ड किया था उसी वजह से ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था और उसी ने ये सब कुछ इसके साथ किया है। ईशा अभी भी इन चीज़ों से सफ़र कर रही है और इसका सोल्यूशन ढूंढ रही है। इनफैक्ट बीच में तो ईशा की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो बुरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। उसने अपनी जान लेने तक की कोशिश की 2 बार। इसके अलावा जब भी वो कहीं पे भी आसपास घूमती थी, वॉशरूम तक जाती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि उसके साथ कोई है। स्पेशली वॉशरूम में नहाते टाइम इन जगहों पे उसको इन चीज़ों की प्रेजेंस ज़्यादा फील होती थी। तो वो अक्सर वॉशरूम से भाग के बाहर आ जाती थी डर के मारे। लेकिन उसके भाई इन चीज़ों को सिर्फ मजाक समझते थे, जो कि ईशा को बहुत बुरा लगा। लेकिन वहीं जो उसके मामू हैं जिन्होंने उसको इस मौलवी से मिलाया था, वो उसका हमेशा साथ देते रहे हैं और उन्होंने हर बुरे टाइम में ईशा की हेल्प की है। खैर ये कुछ चीज़ें हैं जो ईशा कुछ टाइम से सफ़र कर रही है। हालांकि उस लड़के से अब उसकी बातचीत नहीं होती, लेकिन ये जो चीज़ें थी जो ईशा की भाभी की वजह से उसके साथ थी वो अभी भी उसको परेशान कर रही थी। अभी भी ईशा बहुत डर में रहती है। अभी भी ईशा को कुछ चीज़ों की प्रेजेंस फील होती है और अभी भी ईशा का ये जो फेस है ये उसी तरह से ख़राब हो गया एकदम से। अगर आपके पास इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन हो, अगर आपको लगता है कि ईशा को कहीं जाके फ़ायदा हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। एंड आई रियली होप इस चीज़ से ईशा की किसी न किसी वे में हेल्प हो। सो मैं चाहता नहीं कि किसी और के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, या फिर किसी इंसान को अगर मदद की ज़रूरत है, तो अगर आप चाहते हैं कि उनका इंसिडेंट मैं यहाँ पर शेयर करूँ, तो आप मेरी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम से मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So see you next time in our next video. Bye bye.